पिछले जन्म में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक छोटे खरगोश का टैटू बनवाया था, लेकिन किसे पता था कि प्रलय आने के बाद टैटू ही शक्तियां जागृत करने का जरिया बन जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड स्पिरिट रैबिट में बदल गई और मुझे हर जगह छिपाकर बचाती रही, जबकि मेरे पास कोई टैटू नहीं था, इसलिए मैं एक भी शक्ति जागृत नहीं कर पाया। मैं सिर्फ बेबस होकर देखता रहा कि वह अकेले ही भयानक दानवों से लड़ रही है। आखिरकार मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। पछतावे और दर्द के साथ जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं प्रलय आने से ठीक एक दिन पहले पुनर्जन्म ले चुका हूँ। इस बार मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सीधे टैटू शॉप पहुंच गया। मैंने कसम खाई कि इस बार मैं फूड चेन के सबसे ऊपरी स्तर पर खड़ा रहूंगा। मेरी छाती पर पांगू द्वारा आकाश और धरती को अलग करने वाला टैटू बनेगा। पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने वाला टैटू। बाएं पैर पर डोंगहुआंग दाइयी और दाएं पैर पर महान वानर राजा कैतियान द शेंग। 8 मास्टरों के हाथ से टैटू मशीनें गिर पड़ी और वे मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। लड़के, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? पांगू का टैटू ही पहले से फॉरबिडन डेस्टिनी माना जाता है और तू ऊपर से 9 ड्रैगनों वाला टैटू भी बनवाना चाहता है। वह कोई साधारण मिथिकल टोटम नहीं, बल्कि करोड़ों जीवों का विनाश करने वाला फॉरबिडन टैटू है। मैं ठंडे स्वर में हंस पड़ा। अगर 1 मिलियन कम है तो मैं 10 मिलियन दूंगा। मुझे चाहिए कि आप खुद सुई चलाएं और बाकी लोग आपकी मदद करें। 7 दिनों के अंदर यह काम पूरा होना चाहिए। मास्टर का चेहरा बदल गया। 7 दिन? तुम पागल हो गए हो। इतने बड़े टैटू को 7 दिनों में पूरा करना नामुमकिन है। मैंने अपनी जेब से एक सूची निकाली और मेज पर फेंक दी। मिलिट्री ग्रेड रिकवरी जेल, बायोनिक रिपेयर पैच, इंपोर्टेड पेन किलर और एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन, सब कुछ मैं पहले ही तैयार कर चुका हूँ। आप सिर्फ टैटू बनाइए, जान की जिम्मेदारी मेरी। मास्टर मुझे घूरता रहा। पूरे 30 सेकंड तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार वह झुका टैटू मशीन उठाता है और भारी आवाज में कहता है, ठीक है, मैंने पूरी जिंदगी देवताओं के टैटू बनाए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा पागल कभी नहीं देखा। ये काम मैं स्वीकार करता हूँ। 3 दिन बाद जियांगजो शहर के बाहरी इलाके की गहरी पहाड़ियों में ब्लैकस्टोन नाम के एक परित्यक्त भूमिगत बेस में, यह जगह ऊपर से देखने पर शीत युद्ध के समय का एक पुराना एयर रेड शेल्टर लगती थी। बाद में इसे एक हेवी सिक्योरिटी प्रिजन में बदल दिया गया था, लेकिन मैं जानता था कि इसकी असली पहचान क्या है। यह पुराने युग का सील किया हुआ अंडरग्राउंड कमांड सेंटर था। इसकी मुख्य संरचना, एनर्जी वेल, वेंटिलेशन टनल और वाटर स्टोरेज सिस्टम आज भी मौजूद है। मैं यहाँ जंगल में नया ठिकाना बनाने नहीं आया था, बल्कि इसे दोबारा चालू करने, मजबूत बनाने और इसकी फायर पावर सिस्टम को बहाल करने आया था। इन 3 दिनों में मैं केवल एक बार ब्लैकस्टोन बेस गया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, संरचना की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि एनर्जी वेल तथा वेंटिलेशन सिस्टम अभी भी काम करने लायक है। बाकी सारे काम मैंने अपने वकीलों और कंस्ट्रक्शन टीम को सौंप दिए। मैं, जो पूरे जियांगजो में सबसे बड़ा फिजूल खर्च अमीर माना जाता था, सिर्फ इसे खरीदना नहीं चाहता था, बल्कि इसे पूरी तरह बदल देना चाहता था। मैंने बिना हिचकिचाए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए और आदेश दिया, देश की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन टीम से संपर्क करो। 10 दिनों के भीतर मुझे यहाँ ऐसी प्रलयकालीन फोर्ट्रेस चाहिए जिसमें एक मक्खी भी घुस न सके। 5 मीटर ऊंची मिलिट्री ग्रेड अलॉय वॉल, करोड़ों टन दबाव झेलने वाला ब्लास्ट प्रूफ गेट, टॉप लेवल इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम और नीचे सील की गई एनर्जी अलॉय फैसिलिटीज, सब कुछ रिपेयर करके दोबारा चालू किया जाए। मैंने 100 मिलियन नकद निकाल दिए। 10 दिनों के भीतर पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पैसों की चिंता मत करो, मैं 3 गुना मजदूरी दूंगा। 24 घंटे लगातार काम चलेगा। मेरे एक के बाद एक आदेशों के साथ पूरा जियांगजो हिल उठा। इसी दौरान टैटू शॉप में मास्टर खुद मेरे शरीर पर सुई चला रहा था, जबकि उसके 3 शिष्य रंग भरने, लाइन खींचने और त्वचा साफ करने में मदद कर रहे थे। मेरी पीठ पर बने 9 ड्रैगनों वाले टैटू में पहली काली ड्रैगन की आकृति पूरी हो चुकी थी। हालांकि उसकी आंखें अभी नहीं बनाई गई थीं, लेकिन फिर भी उससे एक अजीब दबाव महसूस हो रहा था। मेरे दोस्त शू शियाओ दाओ बगल में बैठा था। उसकी बाईं बांह पर बना नज़ा का टैटू लगभग पूरा हो चुका था और बेहद भयानक दिखाई दे रहा था, जबकि जियांग शिंगई बगल के निजी कमरे में था, जहां एक महिला टैटू आर्टिस्ट उसके 9 स्वर्गीय देवी वाले टैटू की बारीकियां पूरी कर रही थी। मेरा फोन लगातार मेरे पास रखा था। स्क्रीन पर वकीलों, एजेंटों, कंस्ट्रक्शन टीम और मटेरियल सप्लायर्स के संदेश लगातार आ रहे थे। एक तरफ मैं सुई की पीड़ा सह रहा था और दूसरी तरफ अपनी सारी संपत्ति बेचकर पहाड़ों के बीच उस परित्यक्त जेल को खरीदने में लगा हुआ था। तभी मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला और शहर की ट्रेंडिंग लिस्ट में पहले नंबर पर चल रहे लाइव रूम में प्रवेश किया। वहां कोई और नहीं बल्कि मेरा कट्टर दुश्मन जियांगजो के सबसे अमीर आदमी का बेटा शू रुई था। लाइव स्ट्रीम में शू रुई शहर के बीचों बीच बनी अपनी आलीशान हवेली में बैठा था। वह हाथ में रेड वाइन का गिलास घुमा रहा था और हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। किनली को आखिर क्या हो गया है? क्या उसे कोई बड़ा झटका लग गया है? वह जाकर पूरे शरीर पर गैंगस्टर जैसे टैटू बनवा रहा है। सच कहूं तो यह देखकर हंसी नहीं रुक रही। कैमरा हिलने के दौरान झाओ यूचिंग की कमर के पास एक नया लाल फूल जैसा टैटू दिखाई दिया, जो खून की तरह चमकीला और रहस्यमयी लग रहा था। मैंने उस पर एक नजर डाली और मेरी आंखें हल्की ठंडी हो गईं। ब्लड फ्लावर टैटू। पिछले जन्म में झाओ यूचिंग के पास यह टैटू नहीं था। लगता है इस बार शू रुई को खुश करने के लिए उसने काफी मेहनत की थी। शू रुई उत्साह से कैमरे की तरफ देखकर बोला, दोस्तों, कौन समझेगा मेरी बात? किनली ने न सिर्फ उस पहाड़ी इलाके के टूटे फूटे बंकर पर पैसा बर्बाद किया, बल्कि सुना है कि उसने 100 मिलियन से भी ज्यादा खर्च करके अलग अलग सुपरमार्केट से सुअर का मांस और चावल खरीदकर जमा कर लिया है। लगता है वह सच में उस बंकर में पूरी जिंदगी बिताने वाला है। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां फट पड़ी। धत तेरे की गरीबी ने मेरी कल्पना शक्ति को सीमित कर दिया। क्या सारे अमीर लोगों की मानसिक स्थिति इतनी एडवांस्ड होती है? जियांग शिनई
नहीं तो हमारी देवी है, वह भी उसके साथ बंकर में रहने चली गई। पुष्टि हो गई, यह आदमी पूरी तरह मानसिक रूप से असामान्य है, इसे सीधे मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। इंटरनेट पर फैलते मजाक और दानों को देखकर शू शियाओदाओ गुस्से से कांपने लगा। भाई लिए वह हराम खोर शू रुई, लेकिन मैं सुई के मेरी त्वचा में चुभने की पीड़ा महसूस करते हुए स्क्रीन पर शू रुई का घमंडी चेहरा देखता रहा। मेरी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति थी। अभी जितना ऊंचा कूद रहा है, बाद में उतना ही बुरी तरह रोएगा। शियाओदाओ, सप्लाई ट्रकों पर नजर बनाए रखो, हमारे प्रलयकालीन किले में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे पुनर्जन्म को पूरे 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में मैं लगभग इस भूमिगत कमरे से बाहर नहीं निकला। मास्टर गुइफू और उसके 3 शिष्य बारी बारी से काम करते रहे। दिन में लाइनें बनती, रात में रंग भरे जाते और देर रात टैटू की मरम्मत और सुधार होता। मेरी त्वचा को बचाने के लिए मैंने ब्लैक मार्केट से मिलिट्री ग्रेड रिकवरी जेल और बायोनिक रिपेयर पैच भी मंगवाए थे। हर बार जब कोई हिस्सा पूरा होता, उसे तुरंत रिकवरी जेल से सील कर दिया जाता, नहीं तो इतनी तीव्र प्रक्रिया में मेरी त्वचा बहुत पहले ही जवाब दे चुकी होती। 7वें दिन की देर रात सबसे अंदर वाले कमरे में टैटू मशीन की आवाज आखिरकार रुक गई। शू शियाओदाओ के हाथ पर बने नजहा और एरलांग शेन के टैटू 2 दिन पहले ही पूरे हो चुके थे। जियांग शिनई का 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टैटू भी कल पूरा हो गया था और अब मेरे शरीर पर 4 महान फॉरबिडन टोटम आखिरकार पूर्ण हो चुके थे। छाती पर पांगू द्वारा सृष्टि निर्माण, पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचना, बाएं पैर पर डोंगहुआंग दाई और दाएं पैर पर महान वानर राजा। मास्टर गुइफू ने दस्ताने उतारे और मेरे शरीर पर बने चित्रों को देखकर लंबी सांस छोड़ी। पूरा हो गया। जिंदगी भर टैटू बनाए हैं, लेकिन इतना बड़ा काम कभी नहीं किया। पांगू, 9 ड्रैगन, डोंगहुआंग दाई और महान वानर राजा, सिर्फ इस एक सेट के दम पर पूरे जियांगजोउ के टैटू जगत में कोई भी मेरे गुइफू से ऊपर होने का दावा नहीं कर सका। मैं कुर्सी से उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया। 4 फॉरबिडन टोटम मेरे सीने, पीठ और पैरों पर फैले हुए थे। हर रेखा प्राचीन, भारी और धारदार लग रही थी। खासकर पीठ पर बना 9 ड्रैगनों वाला टैटू। 9 काले ड्रैगन दोनों ओर लिपटे हुए ऊपर उठ रहे थे। उनकी चमकदार शल्कें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। 9 पूंछें पीठ के बीचों बीच मिल रही थीं और एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रही थीं। उस ताबूत पर रहस्यमयी जंजीरें लिपटी हुई थीं। हालांकि वह सिर्फ एक टैटू था, लेकिन उसे देखते ही दिल पर एक अजीब दबाव महसूस होता था। शू शियाओदाओ मेरे चारों ओर घूमकर देखने लगा और अनायास ही निगल गया। ये बहुत खतरनाक लग रहा है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से बनते हुए न देखा होता तो मुझे लगता कि यह रात को खुद ही जीवित हो जाएगा। मैंने कपड़े पहनकर अपने सारे टैटू ढक लिए। अभी ये सिर्फ टैटू हैं, लेकिन जब लाल चांद उतरेगा तभी ये सच में जागेंगे। शियाओदाओ चौंक गया। लाल चांद? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस फोन निकालकर समय देखा। लाल चांद के आने में अब सिर्फ 12 दिन बाकी थे। चलो ब्लैकस्टोन बेस चलते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने प्रलयकालीन किले का निरीक्षण करें। 2 घंटे बाद हम जियांगजोउ शहर के बाहरी पहाड़ी इलाके में स्थित ब्लैकस्टोन बेस पहुंच गए। वहां का प्रारंभिक निर्माण पूरा हो चुका था। भूमिगत वेंटिलेशन सिस्टम, ऊर्जा केंद्र और इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम दोबारा चालू किए जा चुके थे। अगले 12 दिनों तक मैंने लगभग आराम नहीं किया। डीजल, भारी ऑफ रोड व्हीकल्स, बैकअप जनरेटर्स, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव सूट्स और जितनी भी सर्वाइवल सप्लाईज खरीदी जा सकती थी, मैंने सब खरीद ली। बाहर की दुनिया को लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि सभ्य दुनिया के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लाल चांद के आने से 1 दिन पहले आखिरी खेप भी ब्लैकस्टोन बेस में पहुंच गई। गोदाम के अंदर चावल, आटा, पीने का पानी, डिब्बा बंद भोजन, ताजा मांस, दवाइयां, डीजल, बैकअप जनरेटर्स और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव सूट्स पहाड़ों की तरह जमा थे। 3 मंजिला भूमिगत गोदाम लगभग पूरी तरह भर चुका था। शू शियाओदाओ दरवाजे पर खड़ा होकर आंखें फाड़े देख रहा था। भाई लिए, क्या आप यहाँ अगले जन्म तक रहने वाले हैं? जियांग शिनई भी चुपचाप सब देख रही थी। वह पहले से जानती थी कि मैंने बड़ी मात्रा में सामान जमा किया है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से यह विशाल भूमिगत गोदाम देखा तो उसके माथे पर भी शिकन आ गई। किन लिए? आखिर आप किस चीज से डर रहे हैं? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं धीरे धीरे गोदाम के बीचों बीच चला गया और अपना दाहिना हाथ उठाया। अगले ही पल एक चमक हुई। 3 मंजिला ऊंचाई तक जमा हजारों टन सामान अचानक हवा में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड पहले तक भरा हुआ गोदाम अब पूरी तरह खाली था। वहां सिर्फ भारी सामान के दबाव से बने निशान और हवा में बची डीजल तथा अनाज की गंध रह गई थी। शू शियाओदाओ वहीं जम गया। पहले उसने पलकें झकाईं, फिर आंखें मल लीं और आखिर में दौड़कर गोदाम के